हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो स्वागत करता हूं आप सबका आज फिर से इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है और कई बच्चों के कमेंट थे, उसी कमेंट के आधार पे ये वीडियो है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आप सबके लिए कंप्लीट रोड मैप लेके आया हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने नीट 2027 की तैयारी का मन बना लिया है या जो आगे इसे तैयारी को करना चाहते हैं। उन्हें 2027 के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को करना है, इस ट्रेंड को जो चल रहा है उसे ध्यान में रखते हुए आज का ये सारा वीडियो होने वाला है। जब मैं आपसे इस वीडियो में आज ये डिस्कस कर रहा हूंगा कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, तो आज का जो वीडियो है ये कोई एक रैंडम वीडियो नहीं है कि जिसे हम पिछले कई सालों तक फॉलो कर रहे थे वही, ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो में बहुत सारी बातें इस नए ट्रेंड के साथ होगी। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि जब आप नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको कैसे कैसे पढ़ना है, आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है, आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसका कवरेज कितना होना चाहिए, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। यानी अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो रिनीट 2026 और नीट 2025 ये दो पेपर हमें एक सबक देके जाते हैं, एक सीख देके जाते हैं और इन्हीं लर्निंग के माध्यम से हम अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल जो आप सबके मन में आएगा कि आखिर ये वीडियो हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे कई बार प्रिपरेशन शुरू तो करते हैं, लेकिन जब उनके पास एक स्ट्रेटजी सही नहीं होती है, जब उनके पास पूरा का पूरा रोड मैप नहीं होता है, तो कई बार वो प्रिपरेशन 2-3 महीने तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन अचानक से अब उनकी प्रिपरेशन में वो नहीं जान रहती है जैसा उन्होंने शुरू किया था। तो जब हमारे पास एक दिशा होती है, जब हमारे पास एक डायरेक्शन होता है, तो फिर चलने में मजा ही कुछ और आता है। सो दिस वीडियो इज बेसिकली अ डायरेक्शन कि मैं साल भर कैसे प्रिपरेशन करूं, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा हूं तो किन किन बातों का ध्यान रख रहा हूं। ये वीडियो बेसिकली एक डायरेक्शन है, बेसिकली एक स्ट्रेटजी है, बेसिकली आप सबको ये समझाने की कोशिश है, इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। व्हाटएवर बी द कंडीशन, व्हाटएवर बी द सिचुएशन, ये बातें आपको फॉलो करनी ही करनी है। आज का ये वीडियो बिल्कुल एक डेस्टिनेशन, एक वन वीडियो होने वाला है जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आपने अगर बहुत सारे स्ट्रेटजी के वीडियो देखे हैं, वो सब एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हर बच्चे के लिए नया तरीका होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है, उसके लिए स्ट्रेटजी कुछ और है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है लेकिन उसने अभी तक कभी कोचिंग नहीं करी, उसके लिए स्ट्रेटजी अलग है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है लेकिन उसने 12th क्लास में किसी कोचिंग में एनरोल हुआ था, उसके लिए अलग बातें हैं। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके ड्रॉप की संख्या ज्यादा हो रखी है, उसके लिए स्ट्रेटजी अलग है। यानी मैंने सभी एस्पिरेंट्स को एक ही तराजू पे नहीं तौला है। यह वही वाली बात है कि जैसा डॉक्टर हर पेशेंट को एक ही दवाई नहीं लिखता है, उसी प्रकार से हर बच्चे के लिए एक ही स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। अगर आप का प्रिपरेशन लेवल अलग है तो आपके लिए स्ट्रेटजी भी अलग होगी। और आज इस वीडियो में इन बातों का ध्यान रखा गया है कि हमें जब प्रिपरेशन करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जब सबसे पहले हम ये वीडियो शुरू करते हैं कि आज का जो रोड मैप है फिजिकल केमिस्ट्री का, बेसिकली रोड मैप है, जब ये शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो आप सबके मन में आए कि सर, अगर हम ये फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं नीट 2027 के लिए, जो इन पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड के बाद की लर्निंग से हम बनाते हैं, तो हमें बेसिकली किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं कुछ ऐसे कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक बच्चा 12th क्लास में है, राइट, और अगर एक बच्चा जैसा कि मैंने कहा ड्रॉप ले रहा है मगर ये उसका फर्स्ट ड्रॉप है और उसने अभी तक कोचिंग नहीं करी है, और वहीं पे एक बच्चा है जो ड्रॉप ले रहा है मगर वो 12th में या 11th में किसी कोचिंग में पहले था, और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ड्रॉप की संख्या ज्यादा है, ये सारे के सारे बच्चे ये सब वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ वही कर रहे हैं, राइट, लेकिन फिर भी इनके मेथड अलग होंगे, इनके तरीके अलग होंगे। किस स्टैंडर्ड के लिए क्या मेथड होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो सबके लिए कॉमन है। तो द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट थिंग कि जब हम नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा झलक देख लेते हैं, एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, एक छोटी सी लर्निंग ले लेते हैं नीट 2026 और रिनीट 2026 से।
ये जो पेपर हुआ, मैं आपके सामने एक छोटा सा ओवरव्यू रख रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां मैंने किसी कोड के लिए क्वेश्चन नंबर वो किस टॉपिक का ये लिखा है। अगर आप इसे ध्यान से एनालाइज करेंगे, जिससे मैं आपके सामने शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका एनालिसिस ये है कि 12th के टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। और ऐसा आपको कहा जाता है कि 12th के जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन, इनका वेटेज ज्यादा और इनमें हमेशा 2 से 3 सवाल बनते हैं। मगर जो सबसे चौंकाने वाला था वो ये था कि रीनीट 2026 में थर्मोडायनेमिक्स के सवाल आए। हर साल आते हैं और थर्मोडायनेमिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं कहता भी हूं क्लास में कि केमिस्ट्री के 3 चैप्टर और इनसे सवाल कभी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो 3 चैप्टर जो केमिस्ट्री के 3 सवाल के आंसर है। सबसे बड़ी बात थी कि थर्मोडायनेमिक्स से सवाल आया, यस आना था। व्हाट वाज द बिगेस्ट पॉइंट कि थर्मोडायनेमिक्स से रीनीट 2026 में सवालों की संख्या थी 3। थर्मोडायनेमिक्स जो एक डेप्थ कंसेप्चुअल चैप्टर है, उसने यहां पर रंग दिखाया और उसके 3 सवाल थे। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि 12th के जो टॉपिक है वो हाईली वेटेज टॉपिक में काउंट होंगे। थर्मोडायनेमिक्स भी अपने आप में एक वेटेज टॉपिक में काउंट होगा अगर पेपर अच्छा बनता है तो। हालांकि इन जनरल थर्मो से 1 सवाल होते थे या 2 सवाल होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 3 सवाल दिए रीनीट 2026 में। जब आप रीनीट का पेपर देखते हैं तो कुछ ऐसे सवाल थे मेरे प्यारे बच्चों जो हमें एक सीख देके जाते हैं, और इन्हीं सीख के बेसिस पे आज के इस वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। वो सीख ये के देके जाके हैं, कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, राइट। ऐसे पूरा पेपर का एनालिसिस नहीं है। इसमें जो पहला सवाल है आप सबके सामने आपको दिख रहा है सिग्निफिकेंट फिगर का। हां मुझे पता है बच्चों ने कर लिया होगा, हां मुझे पता है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बट व्हाट आई वांट टू से, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो नीट का नया अपडेटेड सिलेबस आया उसमें कहीं पर भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखा है सिलेबस में, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर से सवाल आए। हां यह बात अलग थी कि बच्चों ने उसे फिजिक्स के कंसेप्ट के बेसिस पे कर लिया, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि सिलेबस में नहीं लिखा था मगर एनसीईआरटी में लिखा था, और एनसीईआरटी में लिखा था वो सवाल उन्होंने पूछा। यानी एक सीख हमें यह मिलती है कि अगर हम नीट 2027 की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे एनसीईआरटी में जितना लिखा है एक बार हमें उसे देख के जाना होगा, एक बार हमें उसे पढ़ना होगा, एक बार उसे हमें समझना होगा। लर्निंग नंबर 1। लर्निंग नंबर 2, आपके सामने एक सवाल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। यह पहली बार आया, जब से सिलेबस अपडेट हुआ है यह पहली बार ऐड हुआ। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक था जिसे हम कई बार क्लास में कहते थे, और मैं कई बार बच्चों से कहा था ये नया टॉपिक ऐड हुआ है और आएगा। और प्लीज अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में कहना हाँ मैंने कहा था और आया। तो द थिंग इज कि जो न्यूली टॉपिक है लर्निंग नंबर 2, उन्हें भी हमें ध्यान से सुनना है। हमारे सिलेबस में जितने टॉपिक हैं उनको बहुत ध्यान से फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखना है। अगला सवाल आप सबके सामने जो सॉल्यूशन चैप्टर से है, एक थ्योरेटिकल सवाल है और ऐसे और भी सवाल थे। तो लर्निंग नंबर 3 कि जहां हम अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे वहीं हमें एनसीईआरटी की डेप्थ थ्योरी पे भी काम करना है। हां फिजिकल केमिस्ट्री की डेप्थ थ्योरी पे भी काम करना है। अभी तक आपके माइंड में एक ओवरव्यू बना होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री है तो सवाल करने हैं, एनसीईआरटी हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, फिजिकल केमिस्ट्री ना के बराबर। लेकिन ये पेपर नीट 2026 और रीनीट 2026 का ये सीख देके जाता है कि यस यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स अलोंग विद इन डेप्थ थ्योरी ऑफ एनसीईआरटी। तो आपको एनसीईआरटी की डेप्थ थ्योरी पे भी काम करना होगा। ये है लर्निंग नंबर 3 और इन्हीं के बेसिस पे मैं आपसे आज ये सारी स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। अगला सवाल केमिकल काइनेटिक्स का, जिस पे बहुत विवाद हुआ। मैं देख रहा था न जाने कितने लोगों ने इसके क्लेम के लिए भी वीडियो बनाए एंड सो ऑन। मुझे दुख होता है कि आप इसके थोड़ा मैथ में जाके समझते चीजों को तो आप ऐसी बातें नहीं करते। फिलहाल इस सवाल से हमें जो लर्निंग मिलती है, लर्निंग ये मिलती है कि हमें हमारी एनसीईआरटी में अगर कोई चीज लिखी है, अगर कोई कंसेप्ट लिखा है, तो हमें थोड़ा उसके डेप्थ में जाके भी पढ़ना आना चाहिए। मतलब ये वही कॉम्पिटिटिव पढ़ाई का जमाना है। जब बच्चा किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करता था तो वो बहुत प्राउड होकर कहता था कि मैं फला फला एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। पिछले 3-4 सालों से क्या हुआ कि नीट एक एनसीईआरटी लेवल एग्जाम बन के बच्चों के दिमाग में हो गया। ठीक है, दैट्स द मेन पार्ट, दैट्स द ओवरऑल पार्ट। ऐसा नहीं है कि आप केवल एनसीईआरटी के दम पे चलो, ऐसा नहीं है, राइट। यह सवाल जेईई मेंस में आता है, यह सवाल जेईई मेंस में कई बार आया है। इस सवाल को मैंने पहली बार लास्ट ईयर क्लास में इंक्लूड किया था, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं। यह सवाल को मैंने पहली बार नोट्स में इंक्लूड किया और यह सवाल आया। मैंने इंक्लूड किया, बड़ी बात यह नहीं है, मैं एक एनालिसिस करता रहता हूं, मैं एक रिसर्च करता रहता हूं कि भैया कौन सा पैटर्न, कौन सा सवाल कहां आ रहा है।
ऐसे न जाने कितने प्रोफाइल है ओलंपियाड की, उनको भी हमने क्लास में लिया था। व्हाट आई वांट टू से, ये जो नए पैटर्न है, ये जो नई चीजें हैं, ये जो हमें आसपास कहीं देखने को मिलती हैं, हमें उन्हें भी पढ़ना होगा, हमें उन्हें भी सीखना होगा, राइट। तो एनसीईआरटी में उन्होंने बस इस रिएक्शन को, जिसकी स्टोइशियोमेट्री 2 है, इसका एक केस जीरो ऑर्डर का बताया है और उन्होंने इसे न्यूमेरिकल बना के कुछ और ही पूछ डाला है। तो लर्निंग जो हमें मिलती है वो ये कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड पढ़ाई भी करनी होगी, थोड़ा सा जेई मेंस के लेवल पे भी जाना पड़ेगा। और अगर कोई प्रोफाइल, अगर कोई केस एनसीईआरटी से मिलता जुलता जेई एडवांस या कहीं आसपास देखने को मिलता है तो वो भी हमें सीखना होगा। आई होप आप समझ पाए हैं मैं इन सवालों के माध्यम से आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था, ये सवाल हमें क्या सीख देके जाते हैं। नाउ कमिंग टू द वीडियो, अब हम कैसे अपनी पढ़ाई को प्रिपेयर करें, अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं फॉर नीट 2027। तो सबसे पहला सवाल, हमें क्या क्या पढ़ना है। एक बच्चा जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता है वो नीट के हिसाब से पढ़ता है, वो सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ता है, तो उसे क्या क्या पढ़ना है। तो पॉइंट नंबर 1, उसे बहुत ढंग से, वो जिस भी क्लासरूम में है, ऑफ कोर्स एक अच्छे टीचर के साथ वो जुड़ा हो। अगर उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर उसका टीचर उसे कंटेंट बहुत बढ़िया दे रहा है, तो किसी भी कीमत पे उसे अपने नोट्स पे परफेक्शन लाना है। मैं नोट्स का परफेक्शन इसलिए कहता हूं बिकॉज ये जो नोट्स आप लिखते हैं, ये कई सारी चीजों का एनालिसिस होता है और इसमें आपको परफेक्ट होना होगा। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहला पॉइंट, आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब मैं यहां पे वो सोर्स बता रहा हूं जिसके बाहर आपको साल भर नहीं जाना है। मुझे इतना ही इतना पढ़ना है, मुझे किसी भी कीमत पे नोट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर मुझे किसी भी कीमत पे वो जो कोचिंग का मॉड्यूल है, जहां बहुत सारे एक्सरसाइज के सवाल हैं, वो मुझे किसी भी कीमत पे एक भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली सॉल्व्ड। हर सवाल को आपको लगाना है, हर सवाल पे आपको मेहनत करनी है और सभी सवालों को आपको ध्यान से करना है और आपको साथ में एनसीईआरटी भी करना है। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल करने हैं, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी की थ्योरी कहना है, जहां जहां आपके टीचर, आपके गुरु जो है वो आपको सिखाते रहे, वो सुनते चले। मैं अपनी क्लास में हमेशा बताते रहता हूं कि आज ये वाला पढ़ लेना, कल ये वाला कर लेना, चैप्टर खत्म होने के बाद ये करना एंड सो ऑन। लेकिन एनसीईआरटी आपको कवर करनी है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर करना है। इसी के साथ आपको नीट ओरिएंटेड जेई मेंस, गौर फरमाइए मैंने जेई मेंस नहीं बोला, मैंने नीट ओरिएंटेड जेई मेंस बोला। और जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं प्लीज आप बताना कमेंट में कि जब हम नीट 2026 की तैयारी कर रहे थे तो मैंने सभी चैप्टर का आपको जेई मेंस का ईएलपी दिया ना, मैंने सभी चैप्टर का आपको दिया था नीट ओरिएंटेड जेई मेंस का ईएलपी। और वो ऐसा कहूं कि जेई मेंस बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम उस लेवल पे नहीं जाते हैं। जो हमारे नीट के लिए जरूरी है वो सवाल हमें देखने होंगे, वो प्रोफाइल हमें देखनी होंगी। इसी के साथ अगर कुछ और सवाल आपको दिए जाते हैं आपके टीचर, आपके कोचिंग के द्वारा, तो आपको वो भी करना है। कुल मिला के इतनी चीजें आपको साल भर करनी है, इसके बाहर आपको नहीं जाना है। बहुत क्रिस्टल क्लियर है, नोट्स, मॉड्यूल, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, नीट ओरिएंटेड जेईई मेंस। और अगर आपको टीचर, आपके कोचिंग के द्वारा कुछ और भी रिलेवेंट मटेरियल मिलता है तो वो भी करना है। जब मैं रिलेवेंट मटेरियल कह रहा हूं, इसका मतलब है कुछ ऐसे सवाल जो किसी दूसरे एग्जाम में आए हैं, जो जेईई एडवांस में आए हैं मगर नीट के हिसाब से हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो ओलंपियाड में आई होती हैं, कई बार वो भी हमारे नीट के हिसाब से होती हैं, उन सभी चीजों को भी यहां कवर करना है। तो साल भर हमें पढ़ना तो इतना ही है, ये बात क्लियर है। अगला सवाल, अब सर पढ़ेंगे तो हम इतना, मगर जब हम पढ़ेंगे उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस का सोर्स क्या होगा। अगेन जैसा कि मैंने कहा, मैंने यही आपको समझा दिया कि क्या क्या पढ़ना है, वहीं ये भी मैं आपको बता देता हूं हमें क्या क्या प्रैक्टिस करना है। साल भर आप जब प्रैक्टिस की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपके प्रैक्टिस में होनी चाहिए, आपके नोट्स में जितने सवाल हैं वो सारे परफेक्शन के साथ कंप्लीट होने चाहिए। आपके मॉड्यूल का एक एक सवाल खत्म होना चाहिए, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल लगे होने चाहिए, और अगर आपके टीचर कुछ सवालों पे टिक करते हैं वो करिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खत्म होना चाहिए और नीट ओरिएंटेड जेईई मेंस भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। दिस शुड बी कंप्लीटेड एनी हाउ। अब ये कब करना है, ये कैसे करना है, मैं सब पे आऊंगा, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं आखिर हमें कैसे कैसे चलना है। तो पहला सवाल, हमें क्या क्या पढ़ना है। दूसरा सवाल, साल भर हमें किन किन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। एंड द थर्ड क्वेश्चन जो हम सब के सामने आएगा कि सर हमें कैसे कैसे पढ़ना है, एंड दिस शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मैं क्लास में बच्चों से कहता हूं कि जब भी कभी किसी चीज को सीखना है
तो बच्चा बन के सीखना है। और एक बच्चा बन के सीखना, इस लाइन का जो मतलब है वो ये है कि आपको उस स्टूडेंट के जैसा पढ़ना है जो बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू करता है। कई बार हमारे जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं वो इस अजम्पशन के साथ पढ़ते हैं, यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये मैं कर लूंगा एंड सो ऑन। दिस इज द वर्स्ट थिंग। और यहीं से आपकी चीजें बिगड़नी शुरू होती है। तो जब आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले आप रेगुलर क्लास करिए अनटिल एंड अनलेस वो चैप्टर आपका इतना स्ट्रांग है कि आपसे कोई भी सवाल नहीं गलत होता है, फिर ठीक है आप अपने लेवल पे उसमें रिस्क लीजिए। लेकिन अगर 2-3 टॉपिक भी उस चैप्टर के वीक हैं तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये मेरा सजेशन है। तो आप फिर से प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए। आप नोट्स बनाने के साथ साथ, जैसे लेट्स से आपने क्लास स्टार्ट करी तो पॉइंट नंबर 1 आपने नोट्स बनाना स्टार्ट किया और नोट्स के साथ साथ आपको हर टॉपिक के सवाल लगाने चलने। ये कोशिश करना है कि क्लास के साथ ही आपके सारे के सारे मॉड्यूल के न्यूमेरिकल खत्म हो जाए। ये कोशिश करना है, मतलब क्लास के साथ मॉड्यूल तो होना ही होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हालांकि हमारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि नोट्स के साथ साथ मॉड्यूल भी खत्म करते हैं, एनसीईआरटी भी खत्म करते हैं, एग्जाम्पलर भी खत्म करते हैं, नीट ओरिएंटेड जेईई मेंस भी खत्म करते हैं, और जो उन्हें एक्स्ट्रा सवाल देते हैं वो भी खत्म करते हैं। मतलब चैप्टर खत्म होते होते इनका ये सारा कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, वो ये सब नहीं कर सकता, तो वो इतना जरूर करे कि नोट्स खत्म करे, साथ में वो मॉड्यूल तो जरूर खत्म करे। और जब नेक्स्ट रिवीजन करे तो फिर वो एनसीईआरटी, नेक्स्ट रिवीजन में एग्जाम्पलर, नेक्स्ट रिवीजन में जेईई मेंस, नेक्स्ट रिवीजन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इस प्रकार से भी उसे प्लान किया जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, कैसे कैसे पढ़ना में नोट्स तसल्ली से बनाइए, नोट्स के साथ साथ सवाल लगाते चलिए, जितना हो सके उतने सवाल लगाते चलिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप क्लासेस में नोट्स को पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स पढ़ते पढ़ते सवाल लगाते लगाते एक सबसे जरूरी काम करना, और वो है शॉर्ट नोट्स बनाना। फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही बनाना है, मगर शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसे पढ़ने नहीं लग जाना है। सर ये क्या बात होती है, आपने कहा शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ना नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। शॉर्ट नोट्स अभी बनाते चलिए, उसे पढ़ना है कुछ दिनों के बाद, या मैं कह दूं उसे पढ़ना है जब आपके एग्जाम करीब आने लगे, जब आपका पोर्शन खत्म होने लगे। अगर आपने स्टार्टिंग में ही शॉर्ट नोट्स से पढ़ना शुरू कर दिया तो नोट्स आपको भूलने लगेगा। नोट्स अब आपके, कह दो कि ऐसा होगा कि नोट्स की सारी बातें आपको याद नहीं होंगी। शुरुआत में जब आप चीजों को सीख रहे हैं तो नोट्स पे परफेक्शन लाइए, नोट्स के एक लाइन पे, नोट्स के कंसेप्ट पे परफेक्शन लाइए। शॉर्ट नोट्स हम बना रहे हैं ताकि वो लास्ट में हमें हेल्प करे। जब नोट्स सारा याद है, मैं शॉर्ट नोट्स देखूंगा तो शॉर्ट नोट्स की बातें हमें याद आएंगी, और अब शॉर्ट नोट्स आपके लिए वो काम करेगा जिसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। ऑलराइट, तो आप नोट्स के साथ साथ सवाल लगाते चलिए। कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना चैप्टर के साथ ही खत्म करिए। मेरा सजेशन है, आपको जितना मैंने सोर्स बताया वो सारा सोर्स आप चैप्टर के साथ ही खत्म करें। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता तो लेवल 1 पे वो नोट्स और मॉड्यूल खत्म करे। पहला जब रिवीजन करे तो वो अब एनसीईआरटी खत्म करे, नेक्स्ट रिवीजन में एग्जाम्पलर, नेक्स्ट में जेईई मेंस एंड सो ऑन। इस प्रकार से भी प्लान कर सकते हैं। हां, रिवीजन कैसे करना है ये एक अलग स्ट्रेटजी है, ये एक अलग बातचीत है जो इस वीडियो में नहीं करना चाहूंगा, फिर कभी हम बात कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। जब यह बात हो जाती है कि सर हमें कैसे कैसे करना है, तो फिर अगला मुद्दा यह आता है कि सर कब क्या करना है। राइट, सबसे पहले पढ़ना है, यह बात तो समझ में आती है। आपने कहा कि हां, सबसे पहले हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, जिससे मैं कह रहा हूं फाउंडेशन। मतलब जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले उस चैप्टर का फाउंडेशन, बेसिक कंसेप्ट्स, नॉलेज आना जरूरी है। और फिर जब आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, जिसमें प्रैक्टिस के सोर्स क्या क्या है मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया, वो सारी की सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपने खूब प्रैक्टिस कर ली, खूब पढ़ाई कर ली, लेकिन जब तक आप उसे स्वयं में आंकेंगे नहीं तब तक वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अब आपको करनी है एज मच एज पॉसिबल टेस्ट पेपर सॉल्व। जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो ही आप अपनी पढ़ाई को निखार पाएंगे, तो ही आप ये जान पाएंगे अभी कहां मुझ में कमी है। तो आप ये जान पाएंगे यार पढ़ा तो इतना था मगर फिर भी अभी कुछ कमी बाकी है। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप अपनी कमियों को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं। लेट्स से एक बच्चे ने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है, उसे लगता है कि यार मैंने 3 महीने पहले पढ़ा था, उसे सब कुछ याद है, लेकिन जैसे पेपर देने बैठता है उसे पॉली एसिड के जैसे केस आते हैं, उसके सवाल उससे नहीं बनते। तो अब वो सोचेगा यार पढ़ा तो था मैंने लेकिन फिर भी ये नहीं बन रहा। अब वो तुरंत अपने नोट्स कॉपी में उस वीक पॉइंट को देखेगा। इसे मैं कहता हूं आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड मेक इट स्ट्रेंथ। जब हम एक बार चैप्टर को पढ़ के आगे निकलते हैं तो चीजें भूलती भी है,
और मैं हमेशा कहता हूं असली पढ़ाई वही है जो सब कुछ भूलने के बाद बचती है। भूलेगा, चीजें सबको भूलती है। जब भूल रही हैं चीजें, फिर आपने कितनी चीजें उस समय रिकॉल करी, दैट्स द बिगेस्ट गेम, दैट्स द बिगेस्ट थिंग इन दिस नीट प्रिपरेशन जर्नी। राइट, तो आपको टेस्ट सीरीज देना है और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको रिवीजन भी करते चलना है। जैसा कि मैंने कहा, रिवीजन कैसे करना है वो एक अलग बातचीत है जिसे हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो मैंने सबसे पहले कहा हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या प्रैक्टिस करना है, हमें कैसे पढ़ना है, और अब मैं एक एक कैटेगरी के बच्चों के लिए यह डिसाइड करूंगा कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करता हूं मैं उन बच्चों के लिए जो 12th क्लास में, ऐसे बच्चे जो 12th क्लास में हैं, मतलब जो ऑलरेडी 12th क्लास में एनरोल्ड हैं और वो नीट 2027 का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मेरा सबसे पहला सजेशन है कि आप अपने 12th के सभी टॉपिक्स कंप्लीट करें। 12th आपका परफेक्शन के साथ होना चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा कि जो 12th के टॉपिक हैं वो हाईली वेटेज टॉपिक हैं, तो उन पे आपकी पकड़, उन पे आपकी जोर तो होनी चाहिए। जैसे आपका 12th खत्म हो जाता है, अब आप 11th के टॉपिक में एंटर करिए। अब आप 11th के सारे टॉपिक खत्म करिए, और ये सारा का सारा काम आपके किसी भी कीमत पे दिसंबर तक हो जाना चाहिए। दिसंबर एंड तक 12th में पढ़ रहे बच्चों की सारी सिलेबस प्रिपरेशन एक तरीके से एंड हो जानी चाहिए, और जैसे ही आपका ये सब प्रिपरेशन एंड होता है, अब आपको कम से कम 1 से 2 महीने अपनी बोर्ड में देना है। देखिए, आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले न्यूज आ रही थी कि हो सकता है ना, कि अब आपका जो 12th का 50% है, या 12th के जो मार्क्स हैं उसका जो 50% वेटेज काउंट किया जाए नीट में। हालांकि क्या होगा नहीं होगा वो सब बात की बात है। आप किसी भी कीमत पे अपने 12th बोर्ड को नहीं बिगाड़ें। इसे कुछ ऐसे समझिए कि नीट एक बार नहीं हुआ तो दोबारा मौका देता है, लेकिन जो 12th के बोर्ड के रिजल्ट हैं वो आपके साथ जीवन भर चलते हैं। इमेजिन करिए, आज आपके 12th में 50% आ गए, तो आप जब 50 की एज में होंगे और आपसे कोई पूछेगा कि 12th में कितने परसेंट आए, तब भी आप क्या कहेंगे? 50%। वो नहीं बदलने वाला है। ये ऐसी चीज है जो आपके साथ जीवन भर चलेगी। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस, आप इसे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, इसमें बेहतरीन करिए। और अगर एक बच्चे ने नीट की शानदार तैयारी करी है ना, तो वो 1 से 1.5 महीने के अंदर अच्छी प्रिपरेशन करके बोर्ड में अच्छे नंबर भी ला सकता है। राइट, तो बोर्ड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। फिर अगला सवाल आता है कि सर, जब हम प्रिपरेशन करें तो हमारा टॉपिक का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? अब मैं आ रहा हूं टॉपिक के सीक्वेंस की तरफ। ठीक, तो उन बच्चों के लिए जो 12th क्लास में है, सबसे पहले आपको खत्म करना है 12th के टॉपिक। सबसे पहले खत्म करिए केमिकल काइनेटिक्स, फिर आप खत्म करिए लिक्विड सॉल्यूशन, फिर रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और फिर अब आ जाइए 11th के चैप्टर में। 11th के चैप्टर में आप सबसे पहले खत्म कर लीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर आप खत्म कर लीजिए थर्मोडायनेमिक्स, फिर आप खत्म कर लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, 2 चैप्टर है, एक है थर्मोडायनेमिक्स और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये दोनों चैप्टर बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर से थोड़ा इंडिपेंडेंट है। तो इनको पढ़ने का तरीका क्या है? 2 तरीका है। तरीका नंबर 1, या तो आप इन्हें किसी भी चैप्टर के पहले पढ़ लो, या तो आप इन्हें किसी भी चैप्टर के लास्ट में कर लो। मेरा सजेशन है पहले मत करिएगा, लास्ट में करिएगा। और दूसरा तरीका यह है कि जब आपकी फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स चल रहा हो, उस समय आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़िए, और जब आपके फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स चल रहा हो, उसी के आसपास केमिस्ट्री की भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए। उससे क्या होता है कि आप दोनों को इवैल्यूएट अच्छे से कर पाते हैं, दोनों में ग्रिपिंग अच्छी बना पाते हैं, दोनों के कंसेप्ट और डेप्थ में समझ पाते हैं। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। राइट, तो बाकी जो सारे चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, उनका सीक्वेंस ऐसा है जैसा मैंने आपसे कहा, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स आप इन्हें लास्ट में कर सकते हैं। कोशिश करें अगर वो फिजिक्स के साथ क्लब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी आप कर सकते हैं। हां, सबसे जरूरी चीज, जब आपके सारे चैप्टर हो जाएं तो लास्ट में आपको करना है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि अब वो उस टॉपिक से भी सवाल पूछ रहे हैं जो न्यूली एडेड है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो कि न्यूली एडेड पोर्शन है, उससे भी सवाल बन सकता है, इसलिए आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को भी जरूर अपने टॉपिक्स के लिस्ट में रखें। प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका यह पहला ड्रॉप है और जो पहले कभी कोचिंग में नहीं थे, जब वो अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो उनका जो चैप्टर का सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? गौर फरमाइएगा, मैं कह रहा हूं ऐसे बच्चों के बारे में जिन्होंने अभी तक कभी कोचिंग नहीं करी है। तो ऐसे बच्चों को मान के चल रहा हूं उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है मूल कंसेप्ट से, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपका सबसे पहले होना चाहिए, परफेक्शन पे होना चाहिए। जब आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर ले, तो दूसरा चैप्टर जो आपको करना है वो करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप खत्म करते हैं
तो उसके बेसिस पे अब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बाकी केमिस्ट्री की एक समझ शुरू होती है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन। तो पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट, दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा चैप्टर जो आप करेंगे इस पूरे सीक्वेंस में, अब आपको करना है 12th का चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर, दैट शुड बी इधर केमिकल काइनेटिक्स और लिक्विड सॉल्यूशन। इन दोनों में कोई भी एक कर सकते हैं। मेरा सजेशन है 3rd नंबर पर रखिएगा सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन खत्म होते ही अब आपको आ जाना है केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स के बाद अब आपको आ जाना है रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर अब आपको फिर से आ जाना है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में, एंड देन अगेन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को आप ऊपर भी रख सकते हैं केमिकल आयनिक के, थर्मोडायनेमिक्स को आप नीचे भी रख सकते हैं। अगेन जो मैंने कुछ देर पहले कहा कि जब भी थर्मो पढ़ें कोशिश करें कि आपका फिजिक्स का थर्मो हो चुका है तो पढ़ें या फिजिक्स के साथ क्लब करके पढ़ें, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इन सब के बाद सबसे आखिरी में जो चैप्टर या जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। उसके भी सभी टॉपिक आपको करने हैं। तो कुछ ऐसा आपका सीक्वेंस होना चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे जिनका ये पहला ड्रॉप तो है, मगर उन्होंने पहले किसी कोचिंग में प्रिपरेशन को किया है, उन्होंने पहले चीजों को पढ़ा है, अब उन्हें क्या करना है? उनके टॉपिक में थोड़ा सा चेंज है। देखिए, जब मैं कह रहा हूं आपने पहले कोचिंग किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो थोड़े से इतने भी कमजोर नहीं है कि कुछ नहीं आता है, आपको बेसिक चीजें आती है। तो अगर आपको कुछ बेसिक चीजें आती हैं तो आप सीधे 12th के चैप्टर से शुरू करें। अब आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए। नंबर 1 पे आप खत्म करिए सबसे पहले लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, फिर आप खत्म करिए केमिकल काइनेटिक्स, ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, फिर आप खत्म करिए मोल कंसेप्ट, फिर आप खत्म करिए केमिकल इक्विलिब्रियम, और फिर आप खत्म करिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयनिक इक्विलिब्रियम। ये होते ही अब आपका अगला चैप्टर होना चाहिए रेडॉक्स एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रेडॉक्स इलेक्ट्रो को हमेशा साथ में पढ़ें, समझ ज्यादा होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। रेडॉक्स इलेक्ट्रो खत्म होते ही अब आपका जो अगला चैप्टर होना चाहिए दैट शुड बी थर्मोडायनेमिक्स। अब आपको थर्मोडायनेमिक्स पे काम करना है और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे काम करना है। ऑलराइट, तो अगर आपका कंसेप्ट इतना कमजोर नहीं है, आपको कुछ चीजें आती हैं, तो आप पहले हाई वेटेज टॉपिक को करें और फिर लो वेटेज, एंड अगेन लास्ट में आपको प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री तो करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके ड्रॉप्स की संख्या 1 से ज्यादा है, जिसने पहले अपनी प्रिपरेशन किसी कोचिंग के साथ करी है, जिसके कंसेप्ट भी अच्छे हैं, अब बहुत अच्छे नहीं है मगर इतना भी कमजोर नहीं है, तो उसके लिए मेरा सजेशन है वो पहले हाई वेटेज 12th के टॉपिक को खत्म करे और फिर 11th के टॉपिक में आए। उसके लिए सीक्वेंस कुछ ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले आप खत्म करिए केमिकल काइनेटिक्स या लिक्विड सॉल्यूशन, इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आपको रखना है, अगर आपने सॉल्यूशन रखा तो फिर केमिकल काइनेटिक्स रखिए। अगला चैप्टर आपका रेडॉक्स और इलेक्ट्रो होना चाहिए। अगला चैप्टर आपका मोल कंसेप्ट, अगला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम एंड देन आयनिक इक्विलिब्रियम, एंड देन थर्मोडायनेमिक्स। अगेन थर्मोडायनेमिक्स आप केमिकल आयनिक के ऊपर भी रख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर। और सबसे लास्ट में आपका होना चाहिए, सबसे लास्ट में आपका होना चाहिए प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, जो आपको करके जाना है। देखिए, ये सारे के सारे चैप्टर के सीक्वेंस है, राइट। सीक्वेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे अहम बात है इस बात का ध्यान रखना कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है, हमें कितना प्रैक्टिस करना है, हमें कब पढ़ना है, और सबसे जरूरी चीज हमें कितना रिवीजन करना है। अगर आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा है तो यकीन मानिए फिजिकल केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जब आप चीजों को सीखते हैं और आप उसे सवाल में उतारते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को फील के साथ पढ़िए, फिजिकल केमिस्ट्री को एहसास के साथ पढ़िए। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने सवाल लगाएंगे ये उतनी निखरती जाएगी। आई होप आज मैंने जितनी बातें करी हैं वो सब आपको कुछ हद तक हेल्प कर पाएंगी। ये सारी बातें हम लगातार क्लास में भी समझाते रहते हैं। स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं एक ही वीडियो में पूरा उतार दूं। ये ऐसी चीज है जिसे कॉन्टिन्यूअस पुश की आवश्यकता है, जिसे कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा, हर बच्चे के लिए एक नया मेथड है। मैं सभी बच्चों को एक ही तराजू पे नहीं तोल सकता हूं। मैं नहीं कह सकता हूं ये स्ट्रेटजी सबको करे। ऑफ कोर्स ये एक ओवरऑल जनरल चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है, लेकिन ये ऐसी चीज है कि जो हर बच्चे के लिए केस टू केस वैरी करता है, हर बच्चे के बेसिक, हर बच्चे के प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से वैरी करता है। फिर भी ये ओवरऑल था। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट में बताना, मैं उसके लिए भी वीडियो या आपको रिप्लाई करूंगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है।
और बाकी किसी भी प्रकार के वीडियोस के लिए मुझे कमेंट में बताइएगा कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2027।